Hello everyone, welcome to Defense Studies, and in this video we are going to discuss previous year polity questions of CAPF examination. So this is the 6th lecture of this series, and today we have covered 2015 polity questions of CAPF Assistant Commandant exam. So the first question is, the setting up of Interstate Council in 1990 was meant to. So Interstate Council, it is one of the favorite topic of UPSC for CAPF examination. Interstate Council, it comes under Article 263. So 263 talks about the establishment of Interstate Council to coordinate between the central and states. So क्या होता है, there is some differences between the states regarding to boundary issue. कोई boundary issue है, recently we have seen with respect to the Manipur and Tripura, ठीक है, there was some flare up between the two police forces. In that event हमने we lost around 8 policemen and some civilians lives also. So to solve this problem peacefully we require these kind of bodies, that is interstate council. अगर कोई वाटर शेयरिंग का इशू है, लाइक वी हैव इन बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है, कावेरी वाटर इशू पे इनका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है. सो वी कैन ईजिली सॉल्व दिस थ्रू अंडर आर्टिकल 263, ठीक है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, द सेटिंग अप ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल इज 1990 वॉज मेंट टू. किस लिए एस्टेब्लिश की गई थी? इट वॉज एस्टेब्लिश टू स्ट्रेंथन द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बी इज आवर राइट आंसर. फेडरल प्रोविजन को स्ट्रेंथन करने के लिए इट वॉज एस्टेब्लिश. और ड्यूटीज़ क्या है इंटरस्टेट काउंसिल की? इफ यू टॉक अबाउट, इट इंक्वायर्स इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स. जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको भी इंक्वायर करेगी, ठीक है. सो कंपोजिशन भी होती है इंटरस्टेट काउंसिल की. कंपोजिशन मीन्स डिफरेंट स्टेट्स के मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर्स होते हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं एंड दे डिस्कस थिंग्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट द मैटर. उसके बाद क्या वो देते हैं? रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग सम सॉल्यूशंस. सेकंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, अभी हैं. BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB, NSG, SPG एंड RPF. दीज आर द 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस. पहले क्या था? द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वो नोन एज सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस. बट आर्मी ने क्या बोला? आर्मी वांटेड अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर दिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस. उन्होंने कहा देर इज सम डाइकोटोमी, सम कन्फ्यूजन विद दिस पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड द मिलिट्री फोर्सेस, तो आप इनको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दीजिए. तो 2011 में क्या हुआ? दिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस दे गिव अ टर्मिनोलॉजी ऑफ CAPF. सो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इज नॉट अ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. और आंसर क्या है? लद्दाख स्काउट्स, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, सो इट्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय. सो कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ क्लियरली रिटन इन आर्टिकल 148. So there are 2 or 3 types of bodies, ठीक है, in our constitution. First is constitutional bodies are those bodies which have the main mention in the constitution, like this article 148 के अंदर the CAG is there. And if you talk about the election commission of India, it is under article 324. और finance commission it is under article 280. सो 280 के अंदर क्या है? फाइनेंस कमीशन 280, ठीक है. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. एंड व्हाट अबाउट दिस स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, NHRC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडी. बट CBI इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैट्यूटरी, इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये किसी लॉ के अंडर covered नहीं है. It is not covered under any law that is passed by the Parliament of India. So that is a executive body. So coming back to the question, controller and auditor general of India can be removed. तो इनका removal कैसे होता है? Somehow इनका removal same है, because this chief election commissioner का removal can be done
सिमिलर ग्राउंड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया. और कैग का रिमूवल क्या है? इट कैन बी रिमूव्ड बाय, सो द अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट on the same ground and in the same manner as a judge of Supreme Court on the ground of misbehavior or incapacity. So two ground होते हैं, misbehavior and incapacity. ठीक है, that is important, आपको ये याद रखनी है. So appointment किसके द्वारा किया जाता है? That is the president. So our answer is C, President of India after an address in both houses of parliament. So इनका removal president ही करता है, but there will be a certain प्रोसीजर टू बी फॉलोड. किसी वन पर्टिकुलर हाउस में या फिर राज्यसभा में, लोकसभा में उसका रिमूवल का रेजोल्यूशन क्या होगा? इंट्रोड्यूस होगा. अगर एक हाउस में वो पास हो जाता है तो देयर विल बी अ कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठती है, फिर वो कमेटी रिपोर्ट देती है, सेकंड हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, देन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल प्रेसिडेंट के पास जाती है इनकी फाइल, तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव करते हैं. ठीक है. Next question. According to Granville Austin, which of the following was or were the most significant contribution of India to constitution making? So Granville Austin एक constitutional expert थे. He gave a concept of this cooperative federalism. So cooperative federalism इन्होंने concept किया था. So which of the following was the most significant contribution of him? That is consensus and accommodation. तो consensus and accommodation is another name of cooperative federalism. Cooperative federalism means state and center. State and center comes together to achieve a single goal. ठीक है. So whatever the machinery they have, state have, the center have, administrative machinery or different machinery they have, they will combine those resources to achieve the single goal for the nation. That is called the cooperative federalism. ठीक है. Next question. The special provision in Article 371 of the Constitution of India relates to the state of which state? 371 अगर हम देखें, 371G, it is for Mizoram. हमारा आंसर तो मिजोरम आ गया. So why do we need this special provisions? आर्टिकल 370 जो था दैट इज़ फॉर कश्मीर, वो क्या हुआ? हमने रिमूव कर दिया. बट 371A से लेके J तक देर आर सर्टेन अदर स्पेशल प्रोविजन गिवन टू द स्टेट ऑफ इंडिया. सो वाई इज दिस सो? क्या इंटेंशन है इसके बिहाइंड? सो द इंटेंशन इज देर आर सर्टेन एरिया विद इन स्टेट लाइक महाराष्ट्र. some region of Maharashtra are less developed like विदर्भा, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो है सप्लाई नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो और वहाँ पे और क्या है, ट्राइबल्स भी रहते हैं. ठीक है. टू मीट द डिमांड ऑफ दैट पीपल दैट इज ऑफ बैकवर्ड रीजन ऑफ द स्टेट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया provided some special provisions like extraordinary provisions to protect the culture and economic interests of the tribals or to deal with the disturbed law. Disturbed law in mostly found in the northeastern states. ठीक है, because there is a ethnic conflict. ठीक है, insurgency is there, and to deal with some extraordinary circumstances we required some extraordinary law. So special provision is required to deal with this and to protect the interest of local people of the states. ठीक है, आप ये पूरी की पूरी आपको एक क्रोनोलॉजी याद रखनी होगी कि ABCDEF किसके अंडर कौन से स्टेट आते हैं, किस प्रोविजंस के. नेक्स्ट इज द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 350A. 350A इज रिलेटेड टू द नेटिव, दिस लैंग्वेज के रिलेटेड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिलेट्स टू 4 स्टेटमेंट आर गिवन. सो 350A की अगर हम बात करें, इट फैसिलिटेट्स और द फैसिलिटीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी एज. एट प्राइमरी एज मीन्स 5th क्लास तक जो भी टीचिंग होगी दैट शुड बी इन मदर टंग. मदर टंग इन द सेंस देर विल बी सम वर्नैकुलर लैंग्वेज if one particular community is speaking their native language, like suppose in tribal areas of Madhya Pradesh, in Karnataka, there are certain native languages. If we impose some languages like Hindi and English,
ना तो उसको समझ पाएंगे और देयर कॉग्निटिव एबिलिटी और इंटेलिजेंस विल बी हैम्पर्ड। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आल्सो दे हैव सेड दैट द प्राइमरी एजुकेशन अप टू क्लास 5th और 8th और 10th जहाँ तक वो चाहते हैं, दे शुड बी गिवन दिस एजुकेशन इन देयर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, दैट इज क्लियरली मेंशन इन अवर आर्टिकल 350A के अंडर। ठीक है, सो आंसर क्या है इसका 6 क्वेश्चन का? आंसर इज 6, प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। So the next question is, which of the following are provided in India by the Right to Education Act? So RTE, Right to Education Act 2009 के अंडर ये पास हुआ था। तो Right to Education Act, when it become a fundamental right to education, under Article 80, under Amendment 86th Amendment Act of 2002, I think. The government of India introduced a new article 21A in which right to education was made a fundamental right। ठीक है, 2002 में अमेंडमेंट हुई, लेकिन 2009 में एक लॉ आया, उसका नाम था राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो किसी भी एक्ट में देयर आर सम प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस होते हैं, उसमें कुछ पावर होती है, कुछ अथॉरिटी होती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का सेटअप होता है। सो उसके प्रोविजंस इस 4 स्टेटमेंट में हैं। वी हैव टू फाइंड आउट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट इज राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन नेबरहुड स्टेट, ये तो देखो राइट स्टेटमेंट है। सेकंड इज प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अदर देन दिस सेंसस एंड इलेक्शन टू लोकल अथॉरिटी लाइक लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। इसका मतलब क्या है, दैट टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ मेनली ऑफ टीचिंग और प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, बट व्हाट हैपेंड इज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एम्प्लॉयड इन अदर थिंग्स लाइक सर्वे करना है, कोई भी सेंसस आया है, या फिर उनकी इलेक्शंस में ड्यूटी है, या फिर कोई पोलियो बूथ पे जाना है, मतलब ठीक है पोलियो पिलानी है, वैक्सीन लगानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम अराउंड द ईयर दे आर बिजी इन दिस एक्टिविटीज़। बट राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या बोला, these activities should be curbed down। ठीक है, some important activities like if there is a some election, अगर census है तो उन चीज़ों में please assign duty to the teachers। ठीक है, only in these cases, apart from it इसके अलग कोई अगर इवेंट है तो उसमें टीचर्स की ड्यूटी असाइन मत कीजिए। दैट इज़ अ प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, सो दैट द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स शुड नॉट बी हैम्पर। So the right statement is 1 and 2. 1 and 2 is correct answer. 2B इसका एक part है and 1B. Next, according to Article 3 of the Constitution of India, the Parliament may by law. So Article 3 और एक होता है Article 2. इनके बीच में डिफरेंस क्या है? Article 2 is for those areas which are not a part of Constitution or the India, ठीक है, or the territory of India. And Article 3 is related with already existing states, like we have right now 28 states in India। उसी में अगर कुछ आपको changes करने हैं with respect to the name, with respect to the boundary, तो this Article 3 comes into picture। ठीक है, coming back to the question, first statement is Article 3 is related to the declaration of war on any country। देखो war के ऊपर तो ये आर्टिकल है नहीं। सेकेंड इज अल्टरेशन द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, बिल्कुल ठीक है। थर्ड इज इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ क्या है, एस्टेब्लिश एन ऑटोनोमस काउंसिल, भी इसका पार्ट नहीं है। तो आर्टिकल 3 मैंने आपको कहा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है, अगर उनकी आपको दिस बाउंड्री चेंजेस करनी है या फिर इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स, इट कम्स अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, आवर आंसर इज 2 and 3। और ये आर्टिकल 3 के रिगार्डिंग आई हैव गिवन सम इन्फॉर्मेशन, और ये भी कंडीशन क्या है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 3। ठीक है, द बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की उसके रिकमेंडेशन होनी चाहिए। और बिफोर रिकमेंडिंग टू द बिल टू द प्रेसिडेंट, इट हैज़ सेंड टू द स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी स्टेट उससे अफेक्ट होगी उसको भेजना है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी और कमेटीज सबमिट्स दिस रिपोर्ट ऑन
इलेक्टोरल रिफॉर्म, अगर मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करूं, सो इंडिया हैज़ पॉपुलेशन अराउंड 130 करोड़. So to maintain peaceful election and conduct peaceful election without any booth capturing like events, that is a huge or mammoth task. ठीक है. So how to achieve this successfully? Because Indian administration machinery is very strong. और जो elections होते हैं like in Sri Lanka and Maldives, तो इंडिया की guidance और expertise they always seek. ठीक है. So the guidance of India in terms of conducting election is very important. So Maldives in recent past they have also seek Indian help that they should come in India to maintain the or to conduct some fair and this election in their countries, because there was a coup in Maldives. So India की जो administrative machinery है, how this electoral reform has helped in that, because there were certain committees like तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, वोरा कमेटी, इंद्रजीत, इन सभी कमिटीज़ ने सम रिकमेंडेशन वर गिवन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन दो सजेशन इनटू सम रिफॉर्मेशन, और जो हमारा सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हाट वर द कमिटीज़ रिगार्डिंग दैट? फर्स्ट इज दिनेश गोस्वामी कमेटी, यस, इन 1990. सेकेंड इज तारकुंडे कमेटी, इट कम्स इन 1974. उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी आई. बलवंत राय मेहता कमेटी सबको पता है, इट इज़ रिगार्डिंग द पंचायती राज रूल. सो आवर आंसर इज 9. 10th क्वेश्चन इज अंडर आर्टिकल 355. 355 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, बिकॉज इसी से मेनली ड्राइव करता है सेंटर, दैट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट टू देयर पावर, इसी से ड्राइव करता है, और दे आर गिविंग पावर टू द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस. 355 में ऐसा क्या है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल में क्लियरली लेड डाउन दिस प्रोविज़न है, इसमें बोला है क्या, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंटर, मीन्स इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, जब भी तो आपको एक्सटर्नल एग्रेशन के अगेंस्ट लाइक कोई आउटसाइडर है या फॉरेन कंट्री है, तो सेंटर की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने का स्टेट्स को. दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड BSF और ऑल बॉर्डर फोर्सेस. और इंटरनल डिस्टर्बेंस को टेम डाउन करने के लिए या फिर काउंटर करने के लिए देयर आर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज लाइक CRPF. ठीक है, मेनली CRPF इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को डील करती है. वी हैव सीन एट दिस फार्मर्स एजिटेशन. ठीक है, अराउंड द बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे देयर आर CRPF, ITBP और SSB. ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को मेंटेन करने के लिए दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज आर देयर. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? फर्स्ट इज प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. फर्स्ट स्टेटमेंट में आंसर मिल गया. ठीक है. 11th, हु फंक्शन एज चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. देखो अभी आपको CDS का तो पता होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. अगर हम हमारा आर्किटेक्चर देखें तो और देयर इज सम हायरार्की इन द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, उसके नीचे आता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. ठीक है, इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ अमंग द चीफ ऑफ 3 सर्विसेज. लेकिन CDS में क्या है, ये आफ्टर रिटायरमेंट है. ठीक है, और इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ लाइक इंडियन आर्मी में चीफ है या फिर नेवी में चीफ है और एयरफोर्स में चीफ है. हुएवर हैज़ लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड. ठीक है, किसी की सर्विस अगर सपोज 39 एक की है, 40 एक की है और 41 एक की है. ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा सर्विस होगी उसी को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अपॉइंट किया जाएगा. ठीक है. 12th क्वेश्चन, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मैंने बोला था इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास दिस एक्ट. उसके बाद NHRC केम इनटू पिक्चर बिकॉज इट वाज एस्टेब्लिश्ड स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश इन 1993. तो NHRC कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है. ठीक है, तो स्टेटमेंट आर फर्स्ट, chairperson who has been a chief justice of Supreme Court or a High Court of India
क्या स्टेटमेंट ठीक है? जब ये क्वेश्चन पूछा था 2015 में, जब तक NHRC में रिकमेंड दिस अमेंडमेंट नहीं हुई थी, ठीक है, बट रिसेंट इन 2020 वी हैव सीन अमेंडमेंट इन NHRC, तो उनकी कॉम्पोजिशन जो है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन हैज़ बीन चेंज्ड, ठीक है. सो राइट नाउ द कॉम्पोजिशन इज द चेयरमैन हैज़ टू बी द CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. बट फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? चेयरमैन हु हैज़ बीन ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट. अगर ये क्वेश्चन 21 में पूछा जाता तो दैट मे बी राइट, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है. हाई कोर्ट तो अभी भी नहीं है, बट जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट इज मैंडेटरी. सो एट दैट टाइम दैट स्टेटमेंट वॉज रोंग, तो हम इसको कंसिडर करेंगे रोंग. सेकेंड स्टेटमेंट इज वन मेंबर हु इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट जो कि गिवन भी है. थर्ड इज वन मेंबर who is or has been the chief justice of a high court. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, उस टाइम पे this provision was there. Fourth is two member to be appointed from amongst person having knowledge of practical experience in matter relating to human rights. ठीक है, so our answer is 2, 3 and 4. Next question. The second administrative reform commission produced report on, first is ethics in governance, सेकेंड इज़ लोकल गवर्नेंस एंड काउंटरिंग टेररिज्म. उसके बाद क्या आता है? इरेडिकेशन ऑफ करप्शन. देखो, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन तो हमें पता है सांथानाम कमेटी है, सांथानाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है. 2016 में CAPF एग्जामिनेशन में ये कुछ पूछा गया है, ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन सांथानाम कमेटी पे. बट ये तीनों जो कमेटी हैं, these issues are covered in the second administrative commission. So ethics in governance, ठीक है, local governance पे और countering terrorism are part of this second ARC. 14th पुंछी कमीशन, अगेन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे जो भी बॉडीज़ हैं, that is very important for UPSC perspective. So पुंछी कमीशन was, दिस रिपोर्ट वॉज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. आपको ईयर याद रखना है कब आया था? 2007, ठीक है. उससे पहले जो इम्पोर्टेंट थी, दिस सरकारिया कमीशन 1983 में आई थी और ARC 1966 में. क्वेश्चन नंबर 15, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी क्या है और ये टर्म किसने दी थी? टर्म्स दी थी रुडोल्फ और सुसेन H रुडोल्फ ने, ठीक है. अब डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी में आपको बता देता हूँ. डिमांड पॉलिटी में द गवर्नमेंट दिस टेक्स पॉलिसी और ब्रिंग्स पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल फॉर ए शॉर्टर टर्म ऑफ पीरियड. शॉर्टर टर्म ऑफ पीरियड्स मीन्स लाइक केस, टेक अ केस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है. दे हैव प्रोवाइडेड फ्री ड्रिंकिंग वाटर, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू वुमेन एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 200 units, up to 200 units. So this is, they are taking, that government is taking the need of the people for a shorter period of time, but over a period of time around 10 year 15 years down the line, then you will find inefficiency in the system, और जो उसके repercussion है after few years you will see. But what about the command polity? It refers to a situation where when the policy decisions program are taken for a long terms and sustainable benefits of the people, ठीक है. सो डिमांड पॉलिटी इज लाइक अ रेटोरिक और नैरो पॉलिटी, ठीक है, बट द कमांड पॉलिटी इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ NGT? NGT जी का हेडक्वार्टर जो है NGT का, दैट इज इन न्यू दिल्ली. और उसके बाद दो, देर आर डिफरेंट बेंचेस ऑफ NGT आल्सो. कोलकाता में भी है, लखनऊ में भी, हैदराबाद में भी है, बट दैट इज़ नॉट द हेडक्वार्टर. 17, द 9th शेड्यूल. 9th शेड्यूल जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में 2016 और 17 में. सिंपल क्वेश्चन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, दिस विच अमेंडमेंट एक्ट, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट दिस 9th शेड्यूल वॉज एडिड? आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18, द राज्यसभा कैन विदहोल्ड इट्स कंसेंट टू अ मनी बिल फॉर 14 डेज के लिए विदहोल्ड कर सकता है. 14 डेज के बाद अगर राज्यसभा नहीं देता है अपना कंसेंट, सो ऑटोमेटिकली दैट बिल विल बी टर्म्ड एज पास्ड,
ठीक है, तो पास ही माना जाएगा। सो मनी बिल के रिगार्डिंग क्या है, सच सम इंफॉर्मेशन इज आर्टिकल 1110 के अंडर ये है मनी बिल, और दे आर सर्टेन दिस सब्जेक्ट रिगार्डिंग द मनी बिल। अगर उन सब्जेक्ट्स के में चेंजेस है, दैट इज अल्टरकेशन और इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन टैक्सेस, देन ओनली इट इज़ कॉल्ड एज मनी बिल। ठीक है, राज्यसभा हैज़ रेस्ट्रिक्टेड पावर विद रिगार्ड टू मनी बिल। ठीक है, ना तो राज्यसभा कुछ अमेंड कर सकती मनी बिल में। ठीक है, इट कैन ओनली मेक सम रिकमेंडेशन दे सकती है लोकसभा को कि आप कुछ प्रोविजंस इसमें ऐड कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, और इट मस्ट बी रिटर्न टू द लोकसभा विद इन 14 days. This Lok Sabha can either accept or reject all or any of the recommendation of Rajya Sabha. ठीक है, so it is the prerogative of Lok Sabha whether they want to accept the recommendation made by Rajya Sabha or not. 19. Which of the following reason were cited by the Ashok Mehta committee? Again पंचायती राज से एक कमेटी का क्वेश्चन पूछा गया है for the declining of पंचायती राज institution in India. ठीक है, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ पंचायती राज। अनदर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, यस। थर्ड इज लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यस। लैक ऑफ जेंडर पैरिटी, लैक ऑफ जेंडर पैरिटी जो है ये रीज़न नहीं दिया था अशोक मेहता जी ने, ये बाद में देयर वर सर्टेन अदर कमेटीज उन्होंने ये रीज़न दिया था। ठीक है, सो दिस इज नॉट द रीज़न गिवन बाय अशोक मेहता कमेटी। सो आवर आंसर इज 1, 2 and 3। अशोक मेहता जी ने रिकमेंडेशन दिए थे 132 रिकमेंडेशन। ठीक है, 2 tier सिस्टम उन्होंने बोला था होना चाहिए पंचायती राज में। ठीक है, उसके बाद जिला परिषद शुड बी मेड द एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसके बाद न्याय पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। सो वी वाइंड अप हियर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल ब्रिंग 2014 पॉलिटी क्वेश्चंस ऑफ CAP of Assistant Commandant exam. So thank you for watching. Please share and subscribe and hit the like button.